नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमारी हिस्ट्री की सीरीज चली हुई है और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है और मॉडर्न हिस्ट्री में ये है हमारा पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड डाल चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो जिसने पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो कृपया करके पहले ना पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखिएगा, जब ही आप लोग पार्ट 3 पे आइएगा, क्योंकि तब ही आप लोगों को ये वाला समझ में आने वाला है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक पूरा कनेक्टिविटी के साथ चलती है भाई। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए पार्ट 2 तक हमने लास्ट में बात की थी दोस्तों भाई 1928 में ना 1928 में साइमन कमीशन जो था वो भारत आया। चले हमने ये बात की थी, यहीं से अब मैं कंटिन्यू करता हूं, ध्यान से सुनेगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, ये आप लोगों को पता है, ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। ठीक है, इससे आगे देखिए भाई 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया ना, तो हम लोगों ने इसका विरोध क्यों किया और ये यहाँ पे करने क्या आया था, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। नहीं पता तो एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए साइमन कमीशन भारत में आया था यहाँ पे कानून बनाने के लिए या हमारे संविधान का निर्माण करने के लिए कि भारत का ना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इस पे ये अपना विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पे आया था। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे सदस्य ना अंग्रेज थे भाई। ठीक है, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। हम लोगों ने इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया क्योंकि साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे और सातों क्या थे, अंग्रेज थे, आप लोगों को पता है। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, हम लोगों ने ना इसका जोरों शोरों में विरोध किया क्योंकि भारत के लिए भाई कानून बना रहे हैं तो भारतीय लोगों को भी तो शामिल करो। हमने इसलिए इसका विरोध किया। हम लोगों को क्यों नहीं शामिल कर रहे भाई आप लोग? अगर सारे के सारे अंग्रेज रहेंगे तो वो तो अपने अकॉर्डिंग ही भारत का कानून बना देंगे, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। इसलिए हमने इसका क्या किया, जोरों शोरों पे विरोध किया। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर एक भारत सचिव थे बर्केनहेड। ठीक है, बर्केनहेड ने क्या किया, भारतीय लोगों को चैलेंज दिया कि अगर आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं ना, आप इसको कानून नहीं बनाने दे रहे, तो आपको मैं चैलेंज देता हूं, आप कानून बना के दिखाइए। आप संविधान आकि आपका भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, आप लोगों को चैलेंज देते हैं, आप बना के दिखा दो। तो इसी के लिए फिर क्या हुआ, 1928 में ही ना, 1928 में कौन सी रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बस आप लोगों के लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई और किसने सचिव कौन थे, बर्केनहेड ने भारतीय लोगों को चैलेंज दिया था। ये थे भारतीय सचिव। ठीक है, भारतीय सचिव, इन्होंने चैलेंज दिया कि आप लोग ना अपना एक संविधान आप लोगों को कैसा होना चाहिए, ये हमको दिखा दो बना के। तो नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दे दी, ये लो भाई ऐसा हमारा संविधान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे सुनने ना भाई ध्यान से। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जब 1928 में आई तो भाई इस पर सब लोग यानी भारतीय जितने भी पार्टी थे, भारतीय जितने भी दल थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पर समीक्षा करनी थी कि क्या ये रिपोर्ट नेहरू ने जो बनाई है क्या ये सही बनाई है या नहीं बनाई। यानी हमारा एक प्रारूप तैयार किया था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का। तो भाई सब लोग इकट्ठा हुए, तो सब लोग इकट्ठा हुए ना, तो भाई 2 जने यानी बहुत सारे इनसे ना असमर्थ थे इस नेहरू रिपोर्ट से। भारतीय लोग ही असमर्थ थे। क्यों थे, तो उन्होंने कहा क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि हम ना भारत को एक डोमिनियन स्टेटस बनाना चाहते हैं। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या है कि भारत को ना आधा राज दे दो, आधा आप ही लोग संभालो, या आप लोग कह सकते हैं भारत का जो हेड होगा ना वो ब्रिटिशर्स का ही हेड होगा और सारे काम हम अपने आप ही करेंगे। इन्होंने ये मांग की थी नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू जी ने, समझ आया। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू है भाई, मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की बात की, लेकिन डोमिनेंट स्टेटस से ना खुश नहीं थे। कौन खुश नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस जी और इसी के साथ इन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू। ये क्या इन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूरी तरह आज़ादी चाहिए, अंग्रेजों से पूरी तरह स्वतंत्रता चाहिए। तो इसीलिए सुभाष चंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने ना क्या बनाया फिर, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की क्या की इन्होंने स्थापना की। समझ आया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए मुस्लिम लीग भी इससे खुश नहीं थी नेहरू रिपोर्ट से, इसलिए एक व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे आजम भी कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है कायदे आजम। इन्होंने
इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने 14 सूत्रीय मांगे रखी, 14 सूत्रीय मांगे मुसलमानों के लिए कि अगर ये मांगे हमारी मान लेते हैं तो हम इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लेंगे, अगर ये हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम इससे असमर्थ है, भाई हम नहीं मानते इस नेहरू रिपोर्ट को। ठीक है, ये क्यों खुश नहीं थे तो मैंने बता दिया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने कहा था हमको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, लेकिन ये बोले कि हमको आधी आज़ादी नहीं चाहिए, हमको पूरी तरह आज़ादी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की क्या की, स्थापना की। आई थिंक आप लोगों को समझ आया। देखिए ये इसी से रिलेटेड है, एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या कहा। देखिए साइमन कमीशन भारत आया क्या करने के लिए, भारत में संविधान सभा का निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने के लिए, हमारे भारत में कानून का निर्माण करने के लिए आया, लेकिन भारत ने पूरे भारत में जगह जगह इसका क्या हो गया, विरोध हो गया। तो लगातार हम विरोध कर रहे थे, तो भारत के जो सचिव थे बर्किनहार्ड, इन्होंने भारतीय लोगों को चैलेंज दिया कि अगर आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो आप बना के दिखा दो भाई। तो इस चैलेंज को भारतीय लोगों ने स्वीकार कर लिया, सारी पार्टी इकट्ठा हो गई, और सारी पार्टी इकट्ठा हुई तो इन्होंने सारी पार्टियों ने मिलकर एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के हेड कौन बनाए, नेहरू जी बनाए, और नेहरू ने फिर बाद में कुछ 2-3 महीने बाद एक संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया, और उसी को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। भाई समझ आया। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, लेकिन फिर इस पर नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श होना था कि क्या ये प्रारूप जो तैयार किया है भाई, ये क्या सभी पार्टियों को सभी पार्टी इसको समर्थ करते हैं। तो फिर क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा, मुस्लिम लीग के जो हेड थे, कि हम इसको असमर्थ करते हैं, हम इसको नहीं मानते। क्यों, इन्होंने अपनी और मांगे कि इसमें और ज्यादा मांगे ऐड करो भाई, ये 14 सूत्रीय मांगे भी होनी चाहिए। यानी ये मांगे क्या थी कि मुसलमानों के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 का आरक्षण होना चाहिए, यानी ये मुसलमानों से रिलेटेड ज्यादा बात कर रहे थे। देखिए मुस्लिम भी हमारे भाई है, अगर वो सही मांग करते तो हम इसको मांग लेते, लेकिन वो बस यहाँ पे कॉम्युनल हो रहे थे, बार बार बस मुस्लिम ही मुस्लिम कर रहे थे, भारत की एकता को नहीं देख रहे थे। तो इसलिए इन्होंने 14 सूत्रीय मांगे, आपसे पेपर में क्या आएगा कि 14 सूत्रीय मांगे किन्होंने रखी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी। तो भाई सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू क्यों खुश नहीं थे इस नेहरू रिपोर्ट से, क्योंकि इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है कि भारत का जो हेड होगा वो ब्रिटिश जो महारानी है वही होगा, लेकिन और सारे काम हम अपने आप संभालेंगे, ये था डोमिनेंट स्टेटस। लेकिन हमने नहीं माना कि हमारा हम सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू कहा हमारा हेड भी हमारा ही होगा, हम अपना खुद ही राज करेंगे, हमको पूरी तरह आजादी चाहिए, आधी आजादी नहीं चाहिए, इसलिए इससे खुश नहीं थे। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इससे आगे देखिए भाई, ये 14 सूत्रीय मांगे तो रख दी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ भाई, हमारे थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कौन थे इस समय, वायसराय थे भाई। उन्होंने फिर क्या कहा, ध्यान से देखिए भाई, आगे जब ये 14 सूत्रीय मांगे इन्होंने रखी तो फिर से हमारे यहाँ पे कॉम्युनल आना, कॉम्युनल अवार्ड्स आना क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से सुनेगा भाई, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू खुश नहीं थे बिल्कुल भी। तो इसी प्रकार का 1929 में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, 1929 में कांग्रेस का मैंने कहा था हर साल अधिवेशन हुआ करते थे। कांग्रेस के लाहौर कॉन्फ्रेंस से, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1900 यानी अगले ही साल एक फिर से कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, और अब की बार अध्यक्ष कौन बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू, आपसे पूछा जाता है लाहौर अधिवेशन कब हुआ, लाहौर कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1929 में हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भाई इस कांग्रेस इस अधिवेशन की, इस कॉन्फ्रेंस की बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो क्या है, इसमें ना कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया कि हम लोगों को ना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसी बात से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया, लाहौर कॉन्फ्रेंस में किया था, 1929 में किया था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज का मतलब है स्वयं राज करेंगे और कंप्लीटली राज करेंगे, आधा राज हम लोगों को नहीं चाहिए। समझ आया, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा पॉइंट्स बन जाता है। यहां पे एक बात और आप लोग पढ़ चुके, इससे पहले आप लोगों को पता है सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की थी, आप लोगों को पता है सर्वप्रथम स्वराज की मांग ना, सर्वप्रथम स्वराज की मांग कांग्रेस के कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में की गई थी, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी, आप लोग पढ़ चुके हैं ये, और 1906 में की गई थी। ठीक है, 1906, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। देखिए पहले तो हम केवल स्वराज की मांग कर रहे थे, स्वराज यानी डोमिनेंट स्टेटस हमको दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, पहले तो हम लगातार डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे थे, लेकिन 1929 के बाद तो हमने क्या कहा, हम लोगों को तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। देखिए जब नेहरू रिपोर्ट आई थी
तो क्या हुआ, फिर सब लोग ये बोले कि नेहरू रिपोर्ट को ना हम सरकार को 1 साल का टाइम देते हैं, अगर ये इसको स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, 1 साल हो गया भाई, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया नेहरू रिपोर्ट का। फिर तभी तो हमने 1929 में पूर्ण स्वराज का अपना क्या किया, लक्ष्य घोषित किया। समझ आया? और उन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया, ध्यान रखना कहां पे किया था दोस्तों, ये किया था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में। लाहौर कहां पे है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। और झंडा फहराया और रावी नदी के तट पर झंडा फहराया, और तभी तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य वहीं पे घोषित किया था। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बात बताई है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहां घोषित किया, 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे थे, लाहौर में सब लोग इकट्ठा हुए रावी नदी के तट पर, और वहां पे नवगठित झंडा फहराया और कहा कि आने वाली 26 जो जनवरी होगी, 26 जनवरी देखिए कब होगा, अब ये दिसंबर है, 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाएंगे, अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस बनाएंगे, या फर्स्ट इंडिपेंडेंस या प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। देखो ध्यान से, अब यहां पे एक बात ध्यान से सुनना, जब 26 जनवरी 1929 को हमने कहा कि हम पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया है, अब हमको पूरी तरह आज़ादी चाहिए, और सब लोगों ने डिसाइड किया कि आने वाली जो 26 तारीख होगी ना, कब होगी, 26 जनवरी 1930 को हम अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे कि हम आज़ाद हो चुके हैं अंग्रेजों से, हम इनके अधीन नहीं रहेंगे। और इसी प्रकार फिर 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था, कब, 26 जनवरी 1930 को। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला स्वाधीनता दिवस या प्रथम स्वतंत्रता दिवस हमने कब बनाया, तो हमने बनाया था 26 जनवरी 1930 को। तभी तो ये 26 जनवरी का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस महत्व है। हम लोग 26 जनवरी को अब गणतंत्र दिवस भी बनाते हैं, रिपब्लिक डे। हमारा संविधान भी 26 जनवरी को ही लागू हुआ। क्यों लागू हुआ, क्योंकि इन सभी के पीछे ये कारण था, क्योंकि इस दिन हमारे लोगों ने पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था, इस तारीख को। समझ आया? चले, ये सारी बातें हो चुकी थी भाई, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी घोषित कर दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इससे आगे हमने अपना स्वतंत्रता दिवस भी बना दिया। फिर इससे तुरंत बाद फिर महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आप लोगों से ना फैक्चुअल क्वेश्चन तो क्या आएंगे, आपसे पूछा जाएगा 14 सूत्रीय मांगे किसने रखी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 11 सूत्रीय मांगे किसने रखी थी, गांधी जी ने किसके समक्ष रखी, अंग्रेजों के सामने रखी थी कि हमारी ये मांगे पूरी करो। मोहम्मद अली जिन्ना ने किसके समक्ष रखी थी, वो तो नेहरू रिपोर्ट जब आई थी वो उसके समक्ष उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि हमारी 14 मांगों को पूरी करो। उन्होंने अंग्रेजों के साथ नहीं की थी वो, ये बातें याद रखना। देखिए, गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे रखी, और इस समय लॉर्ड इरविन कौन थे, वायसराय थे, यानी भारत में जो राज कर रहे थे, लॉर्ड इरविन से मांग की। लेकिन क्या हुआ, 11 सूत्रीय मांगे में क्या थी, मैं एक बार थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को। ये 11 मांगे थी कि डिमांड थी कि भाई हमारा ना 50% तक लगान को माफ करो, यानी 50% भूमि पर कर ले रहे थे, 50% तक भूमि कर को क्या करो, हटाओ। नमक पर टैक्स हटाओ, ठीक है भाई। ये लोग ना आर्मी पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे, आर्मी पे खर्चे को 50% तक कम करो। समझ आया? हमारे पोर्ट जो है, बंदरगाह है, वो पूरी तरह भारतीय लोगों की होनी चाहिए। विदेशी वस्तुओं पर आयात कर लगाओ, यानी ये बहुत सारी डिमांडें महात्मा गांधी जी ने रखी थी। नमक पे कर लगा रहे थे तो उसको हटाओ, तो ये कुछ मांगे थी। लेकिन लॉर्ड इरविन ने ना इस बात को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया कि हट, हम इन बातों को नहीं मान रहे, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से बोल दिया। तो भाई यहीं से फिर क्या हुआ, सारे कांग्रेस को लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने क्या किया, 12 मार्च 1930 को, देखिए 26 जनवरी 1930 से आगे ये डिमांड की थी 31 जनवरी को। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने डिमांड की थी। ये सारी की सारी 11 सूत्रें मांगे किसके सामने रखी थी, अंग्रेजों के खिलाफ। भाई इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि हम आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने साफ साफ बोल दिया। फिर लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया, तो भाई भारतीय लोग या भारत की कांग्रेस पार्टी के सभी लोग इकट्ठा हुए महात्मा गांधी जी के, उन्होंने इसमें क्या किया, आगे देखें। फिर उन्होंने क्या किया, सब लोग इकट्ठा होकर इन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा कि 12 मार्च 1930 से फिर आप लोगों को पता है दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च क्या था, ध्यान से सुनना। साबरमती आश्रम से, गांधी जी का आश्रम कहां पे था, साबरमती आश्रम था भाई, साबरमती आश्रम से और दांडी नामक एक गांव था, बिल्कुल पोर्ट पे था, बंदरगाह पे, समुद्र के किनारे। दांडी नामक स्थान तक
दांडी नामक स्थान तक और अपने, अभी लिख देते हैं कुछ पॉइंट है, 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी जी चले थे। देखो ध्यान से एक बार, ये क्या है, पहले तो डायरेक्ट पेपर में आएगा दांडी मार्च कब हुआ, ये तारीख ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 को हुआ भाई। ये दांडी मार्च हुआ क्यों? क्योंकि 11 सूत्रीय मांगों को इन्होंने इग्नोर कर दिया, हम इनकी बातों को नहीं मान रहे, तो महात्मा गांधी जी ने एक दांडी मार्च चला दिया। ये दांडी मार्च था क्या भाई, आपको पता है नमक पे इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया भाई, अंग्रेजों ने ना भारतीय लोगों को दमन करने के लिए कि भाई आप अगर हमारी बातों को नहीं मानोगे ना तो हम जो आवश्यक चीजें हैं ना उन पे भी कर लगाना स्टार्ट कर देंगे, यानी जो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए है भैया, तो खाने में नमक तो चाहिए है, तो उन्होंने ना नमक पे भी टैक्स लगाना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। फिर भारतीय लोगों ने क्या किया भाई, साबरमती आश्रम से और दांडी नामक स्थान तक लगभग 322 किलोमीटर ये दूरी थी, तो पैदल यात्रा की महात्मा गांधी जी ने, और दांडी नामक स्थान पर पहुंच के नमक बनाया और उस कानून को तोड़ दिया, क्योंकि उस समय नमक बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको था, अंग्रेजों को था, और कोई व्यक्ति नमक को नहीं बना सकता था। लेकिन गांधी जी ने वहां पे नमक बनाया और फेंक के मारा, लो भाई हमने आपके कानून को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और यहीं से फिर 12 मार्च से पैदल यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल को पहुंच गए थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, यही था दांडी मार्च या नमक कानून तोड़ा भाई। नमक बना के नमक कानून कब तोड़ा, 6 मार्च को तोड़ दिया, क्योंकि 6 अप्रैल को पहुंच गए थे। और यहीं से फिर उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि उन्होंने उसकी अवज्ञा कर दी अंग्रेजों की, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग की। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग कब हुई, ये दोनों तारीख याद रखनी है, 6 अप्रैल 1930 और 12 मार्च 1930 को भाई, ठीक है। साबरमती आश्रम से कब चले थे वो, 12 मार्च को चले थे, पहुंचे कब थे, 6 अप्रैल को। यहां से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ 12 मार्च से, लेकिन नमक कानून कब तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा 6 अप्रैल को। और यहीं से तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस कि जाओ भाई हम आपके हर एक कानून की क्या कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, हम नहीं मानते आपकी एक भी बात को, ठीक है। यहीं से हमने उनकी अवज्ञा करना क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये तो हो गया। जब इन्होंने दांडी मार्च किया था तो पूरे भारत से जगह जगह, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, जगह जगह, असम में नमक, वहां के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने नमक बना के क्या किया, अंग्रेजों की अवज्ञा की और कानून तोड़े सब लोगों ने। महात्मा गांधी जी ने यहां से स्टार्टिंग की थी। और जैसे ही वो 78 आदमियों के साथ चले थे और भी जैसे जैसे वो दांडी तक पहुंचे ना, 20,000 तक आदमी यहां तक इनके साथ हो गए थे। एक बड़ा ही जमावड़ा महात्मा गांधी जी के साथ हो गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां तक की बात थी, आप लोगों को पता चल गया सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था, हर लोग नमक कानून को क्या कर रहे थे, लगातार तोड़ रहे थे। तो ऐसा ही फिर क्या हुआ, ऐसा ही नमक कानून कौन तोड़ रहे थे, नमक पश्चिमी उत्तर भारत में, यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, या आप कह सकते हैं पंजाब या पेशावर के आसपास, ठीक है। एक लाल कुर्ती संगठन था। देखो इसके आगे क्या हुआ, यहीं पे ध्यान रखना, जब 6 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, तो ऐसा ही आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां पे हो रहा था, आप कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में, यानी नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी पंजाब के आसपास वाला इलाका, पंजाब पेशावर, ठीक है। वहां के खान अब्दुल्ला गफ्फार गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इनकी उपाधि याद रखना, इन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है। किसको, खान अब्दुल गफ्फार खां ने खुदाई खिदमतकार एक दल बनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दल, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती, ये लाल कुर्ती पहना करते थे, लाल कुर्ती दल का गठन किया, ठीक है, दल का गठन किया। ध्यान से देखो भाई, पश्चिमोत्तर भारत में ही ऐसा ही एक अवज्ञा आंदोलन चलाया किसने, खान अब्दुल गफ्फार खां ने। और वहीं पे इन्होंने, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने ना वहां पे खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती नामक दल का क्या किया, गठन किया। यानी ये अंग्रेजों के, आप कह सकते हैं देसी भाषा में बाकस नहीं आ रहे थे, ये बहुत क्या कर रहे थे भाई, उनकी अवज्ञा कर रहे थे वहां पे। तो अंग्रेजों ने क्या किया,
गढ़वाल रेजिडेंट को भेज दिया कि भाई जाओ और आम लोगों पे जो अभी आंदोलन कर रहे हैं उन पे गोलियां चला दो। लेकिन गढ़वाल रेजिडेंट भारतीय लोग थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी की भी हत्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे केस था। बस आप लोगों को याद रखना है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार दल का गठन किसने किया, डायरेक्ट पेपर में आता है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें थी 1930 की। 1930 की एक बात और ध्यान रखो, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य सेन एक व्यक्ति थे, सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता है, मास्टर दा। सूर्य सेन कहाँ के थे, बंगाल में। ठीक है, बंगाल के नेता थे। बंगाल में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि की, क्या की भाई, एक गांव था चटगांव। ठीक है, चटगांव में शस्त्रागार को इन्होंने क्या किया, लूटा था। यानी अंग्रेजों का जो वेपन्स घर होता है, जहां पे अंग्रेज ना अपने हथियार रखा करते थे, कहां पे, चटगांव में। तो उस हथियारगार को ना, उस शस्त्रागार को क्या कर लिया, लूट लिया। किसने लूटा, सूर्य सेन ने, मास्टरदा जिनको कहा जाता है। तो बस यही है, आपसे पूछा जाता है चटगांव शस्त्रागार कब हुआ, 1930 में हुआ। ये कब हुआ, 1930 में ही हुआ था भाई। और किसने किया, सूर्य सेन ने किया। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से यही पॉइंट आता है आप लोगों से। चले भाई, ये सारी बातें हो गई 1930 की, आप लोग सीख चुके हैं। इसके आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गांधी जी के आंदोलन भी हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से मूवमेंट इन्होंने चलाए यहाँ पे। ठीक है, देखिए इन्होंने भाई दांडी मार्च भी स्टार्ट कर दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होना हो गया, शुरू हो गया था, सब ने नमक बना के कानून तोड़ दिया था। ठीक है, चले आगे देखो, फिर से हम वापस आते हैं। ये एक पहलू था 1928 में, आपको पता है कौन आया, साइमन कमीशन भारत आया, ये हमने पढ़ा। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया। फिर क्या हुआ, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी 1929 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे की जांच करने के लिए, की समीक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। भाई देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को पूछा जाता है 3 गोल मेज सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना, जिनको कहा जाता है थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये क्या है भैया, 3 गोल मेज सम्मेलन क्यों हुई, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट की समीक्षा के लिए लंदन में, कहां पे, लंदन में 3 गोल मेज सम्मेलन आयोजित किए। ठीक है, साइमन कमीशन ने भाई 1928 में साइमन कमीशन आया, 1929 से उसने रिपोर्ट दे दी कि भाई भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए। फिर क्या हुआ, उसी संविधान पर समीक्षा करने के लिए, क्योंकि वो तो एक कमीशन था भाई, अब जो बड़े डिसीजन लेंगे वो तो बड़े बड़े नेता लेंगे, तो जो ब्रिटिशर्स के थे, तो उसकी इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, कहां पे, लंदन में। यानी कहने का मतलब है, देखो गोल मेज, एक ऐसी गोल मेज, एक राउंड टेबल थी, और ये भारतीय लोगों के लिए पहला मौका था जब अंग्रेज और भारतीय लोग आमने सामने एक टेबल पर बैठे हुए थे। बहुत ही बड़ी गर्व की बात थी, क्योंकि ऐसा इससे पहले अंग्रेजों ने कभी भारतीयों को मौका नहीं दिया, वो भारतीय लोगों को बिल्कुल तुच्छ समझते थे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, 3 गोल मेज सम्मेलन यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एक के बाद एक। कब कब है, 1930 में हुई, 1931 में हुई और 1932 में हुई। यही आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, पेपर में डायरेक्ट आते हैं। देखो, आपसे क्वेश्चन आएगा, तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो वो थे भाई भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर जी, और ये दलित वर्ग से थे। ठीक है, दलित वर्ग से थे। तो आपसे पूछा जाता है वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट किया, भीमराव अंबेडकर। फिर दूसरा पॉइंट, महात्मा गांधी जी या कांग्रेस पार्टी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तो महात्मा गांधी जी ने दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई, महात्मा गांधी या कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उस समय पार्टिसिपेट किया। समझ आया, बस ना तो पहली में कांग्रेस पार्टी ने ना तीसरी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। महात्मा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, वो थी 1931 में जो दूसरी हुई थी। समझ आया आप लोग, आई थिंक समझ चुके हैं। ये कुछ फैक्ट थे। इसके आगे एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से पीछे आप लोगों को लेके जाऊंगा।
ध्यान से सुनना, हमने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब चलाया था, यहां पे बताता हूं। हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 6 अप्रैल 1930 को। समझ आया? क्योंकि दांडी मार्च हो गया था आप लोगों को, तो 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। समझ आया? सविनय अवज्ञा क्या किया, आंदोलन चलाया। ध्यान से सुना यहां का पॉइंट, हमने 6 अप्रैल 1930 को चलाया, लगातार 1 साल चलता रहा। भाई 1930 पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। भाई हम तो यानी महात्मा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिजी थी, इसलिए हमने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये हर साल ना नवंबर दिसंबर के आसपास हुआ करती थी। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये नवंबर दिसंबर में हुआ करती थी तीनों, ठीक है, साल के अंत में। तो भाई हमने 6 अप्रैल 1930 को हम लगातार बिजी थे, हमने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए तो पार्टिसिपेट नहीं किया। हमने का मतलब है कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। भाई पहले में पार्टिसिपेट नहीं किया, देश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, ये क्या हो गई, असफल हो गई भाई। समझ आया? फिर जो इरविन थे, वायसराय थे, उसके दिमाग में सेट हो गया, यार अगर यही पार्टिसिपेट नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी तो इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या है। फिर क्या हुआ दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बात आ गई 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को, यानी अगले साल आ गया क्योंकि ये तो हो चुकी थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों से, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, और इसी को दिल्ली समझौता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। देखिए 5 मार्च की बात आ गई है। 5 मार्च 1931 को गांधी के बीच और इरविन के बीच, जो उस समय भारत के वायसराय थे, उन दोनों के बीच समझौता हुआ। भाई इरविन ने कहा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दो, हम आपकी बात को मानने के लिए क्या है, तैयार है। जो आप लोगों ने 11 सूत्रें मांगे रखी थी, कुछ बातें हम मान लेंगे उनमें से। तो गांधी ने भी कुछ मांगे रखी, इरविन ने भी कुछ मांगे रखी। इरविन ने कहा आप लोग ना अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लेना, यही था इनके बीच समझौता। एक समझौता ध्यान रखना। अब यहां से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। देखो जब गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, पेपर में आएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ, डायरेक्ट पेपर में ये साल आता 1931। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जाएगा गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता किस किस के बीच हुआ, गांधी और इरविन के बीच। कब हुआ, 1931 में हुआ। ये पेपर में पॉइंट आता है। आगे सुनो भाई, आप लोगों को पता है 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। सब लोग परिचित है इस बात से, मैंने पिछली क्लास से बार जोर दे के कहा था भाई 23 मार्च 1931 को उनको फांसी हुई थी। ध्यान से सुनना, मैंने कहा था पिछली क्लास में महात्मा गांधी जी चाहते तो इनको फांसी की सजा नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, वो क्यों चाहते, यहां पे बात आओ। अब देखिए 5 मार्च 1931 और 23 मार्च आने में अभी टाइम था। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। अगर गांधी जी अपने समझौते में इरविन को कहते ना, जो भी राजनीतिक बंदियां है, जो बंदिश में बंधे हुए हैं या जो क्रांतिकारी गतिविधि जिन्होंने की थी, उनको आप लोग रिहा करो, तब ही हम आप लोगों से क्या करेंगे, समझौता करेंगे। अगर महात्मा गांधी जी इस बात को मान लेते कि भाई हम समझौता तब ही करेंगे जब आप लोग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ दो, तब ही हम ये समझौता करेंगे। और इरविन इस समय इनकी बात को मान भी लेते, क्योंकि इरविन चाह रहे थे कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट ले। लेकिन गांधी जी ने समझौते में ये बात नहीं रखी, इसलिए भारत का जो युवा वर्ग था वो महात्मा गांधी से रूठ गया कि आप अगर चाहते तो गांधी और इरविन जो समझौता हुआ, इरविन से ये मांग कर सकते थे कि उनको फांसी की सजा माफ करो, उनको रिहा करो। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया दोस्तों, समझ आया। अगर वो ऐसा कर देते तो आज भगत सिंह, आज का मतलब उस टाइम में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु क्या होते, उनको फांसी की सजा नहीं होती। तो इसी बात पे रूठे हुए थे भाई जो युवा वर्ग था देश का महात्मा गांधी जी से। और जहां जहां महात्मा गांधी जी जा रहे थे, जब इनको फांसी की सजा हुई, महात्मा गांधी जी को लगातार काले झंडे दिखाई दे रहे थे कि आपने ये क्या कर दिया, आप अगर चाहते थे उनको बचा सकते थे। ये महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी गलती थी भाई।
आई थिंक आप लोगों को पता चल गया ये पॉइंट क्या क्या था। तो याद रखना, गांधी इरविन समझौता मैंने बता दिया 5 मार्च 1931 को हुआ। ये तमाम चीजें आप लोगों को पता चल गया होगा भाई। चले इससे आगे देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को पता है यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इससे आगे क्या हुआ, जब इन्होंने यहाँ पे दोस्तों पार्टिसिपेट किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कब किया, 1931 में किया। आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, ये कौन सी थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। अब ध्यान रखना, 1931 में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो ये भी क्या हो गई, असफल हो गई। सेकंड राउंड टेबल भी असफल होगी। क्यों असफल हो गई, क्योंकि ना ये जो ब्रिटिशर्स नेता थे ये कह रहे थे कि हम ना क्या करेंगे, दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करेंगे। दलितों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करेंगे। यानी जो व्यवस्था इन्होंने मुसलमानों के लिए की थी 1909 में, मार्ले मिंटो एक्ट जो आया था, वो मुसलमानों और हिंदुओं को तो उन्होंने बांट दिया था। और वो हिंदुओं में भी डिवीजन कर रहे थे, क्योंकि अगर मान लो दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर देते जहां पे दलित है, अब वहां से फिर क्या होता है, यानी ये क्या कर रहे थे, हिंदुओं को दलितों से अलग कर रहे थे भाई। ये मैंने पॉइंट बता दिया था आप लोगों को, क्या पॉइंट था। तो महात्मा गांधी जी ने क्या इस बात को क्या कर दिया, महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया और ये मीटिंग भी क्या हो गई, असफल हो गई। और जब ये भारत में आए तो भाई भारत में जब आए तो इनसे रूष्ट व्यवहार किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा कि आपने इस कॉन्फ्रेंस को असफल क्यों करवाया। महात्मा गांधी जी मिलना चाह रहे थे भाई वायसराय से, वायसराय ने मिलने से मना कर दिया कि हम नहीं मिल रहे। और फिर से महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिया था। देखिए, जो महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, वो से एक ही साल चला, लेकिन गांधी और उनके बीच समझौता हो गया था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया था। लेकिन बाद में 1932 में 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोबारा से इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। समझ आया। चले बस आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल क्यों हुई थी, तो आप कह सकते हैं कॉम्युनल के कारण, फिर से कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन के कारण। ठीक है, कॉम्युनल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। ठीक है, ये क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। आगे देखिए, फिर क्या हुआ, जब आया सितंबर 1932, ब्रिटिशर्स के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये प्रधानमंत्री थे दोस्तों मैकडोनाल्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। कॉमनवेल्थ अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना कब की गई, 1932 में। किसने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ये सांप्रदायिक पंचायत क्या थी, हर वर्ग के लिए, क्योंकि ये भी रूठ गए थे, ये भी रुष्ट हो गए थे महात्मा गांधी जी से। इन्होंने कहा क्यों अब हम हर वर्ग के लिए ही क्या करेंगे, कॉमनल इलेक्शन की शुरुआत करेंगे भाई, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, और भाई हमें सब के लिए, यानी ब्रिटिश उसके हिंदुओं के लिए या दलितों के लिए, यानी जो भी अल्पसंख्यक है सबको हम क्या करेंगे, कॉमनल इलेक्शन की शुरुआत करेंगे। इस प्रकार इन्होंने घोषणा कर दी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर महात्मा गांधी जी ने, आप लोगों से पूछा जाएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, भीमराव अंबेडकर जी के बीच 1932 में ही 1932 में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट याद रखना, आपसे पेपर में क्या आएगा, सुन लो एक बार। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में। किस किस के बीच, महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच। ये पूना पैक्ट क्या था, ध्यान से सुनो भाई। यानी जब इन्होंने घोषणा कर दी कि हम कॉमनल इलेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं सबके लिए, दलितों के लिए भी, तो भाई महात्मा गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे ही भाई, पूना में। ठीक है, एक जेल थी यरवदा जेल। उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने जब इनकी बात को सुना, इन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। आमरण अनशन की क्या की, इन्होंने घोषणा की। और फिर कुछ जो बड़े बड़े नेता थे वो भीमराव अंबेडकर जी को बुला के लेके आए कि भाई आप दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था क्यों करवा रहे हैं। और फिर दोनों के बीच समझौता हुआ और भीमराव अंबेडकर जी भी मान गए कि हम अब दलितों के लिए अलग नहीं चाहिए, क्योंकि अलग कर दिया ना तो फिर हिंदुओं से भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा फिर से। तो इसलिए इनके बीच समझौता हो गया और समझौते में यह हुआ कि हम ना दलितों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था नहीं करते, हम इनको क्या कर देंगे, थोड़ा सा रिजर्वेशन दे देंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रोविजनल स्टेट में हम इनको क्या कर देंगे, आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे। इसलिए पूना पैक्ट यहां पे घोषित हो गया था महात्मा गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर जी के बीच।
समझ आया? तो दोस्तों ये आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था मेरे ख्याल से चैप्टर जो सेशन था, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इस सेशन में मजा आया होगा या समझ में आया होगा। मैं इसको ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। चले तो मिलते हैं दोस्तों अपना अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।